हाय फ्रेंड्स, मेरे पास एक बोर्ड रिसीव हुआ है गीगाबाइट का GA G41M डैश कॉम्बो। इस बोर्ड में प्रॉब्लम अभी ये है कि ये नो डिस्प्ले में है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 4 रैम स्लॉट दिया हुआ है, तो जिसमें से ये DDR2 को भी सपोर्ट करता है और DDR3 को भी सपोर्ट करता है। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड है क्योंकि ये 2 रैम स्लॉट के जगह यहाँ पे 4 है, और उसके अलावा भी यहाँ पे क्या है कि DDR2 को भी सपोर्ट करता है और DDR3 को भी सपोर्ट करता है। तो इस रैम में हम लोग मतलब ये स्लॉट में ये देखेंगे कि 1.5 वोल्ट भी बनेगा और 1.8 वोल्ट भी बनेगा। तो बोर्ड को ट्रिगर कर दिए। अब इसके बाद क्या है कि हमने पहले इसे क्या किया कि बायोस भी करके देख लिया इसका। बायोस भी करने के बाद किसी भी तरह का कोई रिज़ल्ट अलग नहीं मिल पाया, क्योंकि 00 जो कोड है वो हट ही नहीं पाया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हर एक जगह का वोल्टेज वो चेक करते हैं। तो जितने भी यहाँ पे वोल्टेजेस हैं लगभग वो बन ही रहे थे। उसके बाद मैंने ये वीडियो शूट करना स्टार्ट किया। तो आप जैसा इसमें देख पा रहे हैं कि अभी प्रोसेसर जो है वो क्या हीट भी नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है। और जबकि आप देखिएगा कि यहाँ का जो कोर वोल्टेज है, अभी मैं टेस्ट करके बता रहा हूँ कि ये देखिए 12 वोल्ट इनपुट हुआ और उसके ठीक दूसरे साइड से यहाँ पे कोर वोल्टेज आउट हुआ। इसका मतलब कोर वोल्टेज बन रहा है और प्रोसेसर हीट नहीं हो रहा है। तो ये भी एक अलग ही केस बनता है, क्योंकि जनरली कोर वोल्टेज जब बनता है तो क्या होता है कि प्रोसेसर हीट हो ही जाता है। तो हम लोग और भी जगह की टेस्टिंग करते हैं। चलिए आप वीडियो में बने रहिए, बहुत आपका टाइम ना गवाते हुए हम जल्द इसमें काम करते हैं। जब भी कोड 00 आए तो इसका मतलब सीधे आपको रैम स्लॉट पे नहीं चले जाना है, क्योंकि 00 कोड को हटाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है रैम स्लॉट से बिल्कुल भी नहीं हटेगा, क्योंकि ये प्रोसेसर का जो वोल्टेज होता है वहाँ से भी प्रॉब्लम आता है, या फिर क्लॉक बिल्कुल भी नहीं जनरेट होता है तो वहाँ से भी ये प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ का प्रॉब्लम अब हम लोग चेक करेंगे कि प्रोसेसर तो बिल्कुल भी हीट नहीं कर रहा है। और अभी मैं फिर से टेस्ट कर लेता हूँ कि कोर वोल्टेज कितना बन पा रहा है। तो कोर वोल्टेज बनना और फिर प्रोसेसर का ना हीट होना, तो ये तो बिल्कुल अलग ही केस बनता है। फिर भी आगे देख लेते हैं। 1.1 वोल्ट यहाँ पे बन पा रहा है, तो 1.1 वोल्ट बन रहा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, क्लॉक का टेस्टिंग करेंगे। तो क्लॉक का टेस्टिंग करने का बिल्कुल ही आसान तरीका है कि जैसा कि ये PCI स्लॉट है और इसमें A साइड होता है और B साइड होता है। तो यहाँ पे मेरा ये A साइड हो गया और उसके ठीक अपोजिट में मेरा B साइड हो गया। तो B साइड वाला का जो 16 नंबर पिन होता है वो मेरा क्या है, क्लॉक वहाँ पे जनरेट होता है। तो क्लॉक जब जनरेट होगा तो वहाँ का जो वोल्टेज होता है वो मेरा हालांकि ये चीज़ DSO से चेक करना चाहिए था, बट मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा कितना आना चाहिए था, 1.6 से लेकर 1.8 वोल्ट, जबकि यहाँ पे 1.5 वोल्ट आ रहा है। मतलब यहाँ पे एक डॉटफुल कंडीशन क्रिएट हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि क्लॉक जो IC होता है वहाँ पे हम लोग जा कर के देखेंगे कि यहाँ पे जो क्लॉक का इनेबल सिग्नल है, क्लॉक IC को जो इनेबल सिग्नल मिलने वाला है, क्या वो उसे प्रॉपर मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि क्लॉक IC के तरफ अब हम लोग चलते हैं। तो थोड़ा सा आप वीडियो में बने रहिए, थोड़ा टेस्टिंग में भी टाइम लगता है। तो अब ये मेरा रहा क्लॉक IC। तो क्लॉक IC में क्या करेंगे, उसका पिन काउंट करेंगे। तो कभी भी पिन जो है वो डायरेक्ट काउंट ना करे जब यहाँ पे बोर्ड में कनेक्शन यानी कि वोल्टेज आ रहा हो। अब क्या करना है कि पहले मैं ऑफ़ करूँगा SMPS को। ऑफ़ करने से ये होगा कि आपस की जो पिनें हैं वो चेक करने के दौरान जो है वो टच ना हो जाए। इससे क्या होगा कि ये मेरा क्लॉक IC बचा रहेगा, वरना आप ऐसे जिंदा बोर्ड में ऑपरेशन कर दोगे तो कभी भी वो क्लॉक IC शॉर्ट हो सकता है। तो इस बात को आपका ध्यान इसमें होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे काउंट अभी नहीं करना है, ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ करने के बाद बिल्कुल आराम से काउंट यहाँ पे करना है। पिन नंबर 10 पे 1 से लेकर के आपको 10 तक काउंट करना है और वहाँ पे बिल्कुल सीधे तरीके से रखना है प्रोब को। क्लॉक IC को इनेबल के लिए 3.3 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देखिएगा 0.74 वोल्ट मिल रहा है, यानी 0.7 वोल्ट में ये कभी भी इनेबल नहीं होगा।
तो अब हम लोग बैक ट्रेस करते हुए देखते हैं कि ये वोल्टेज कहाँ से आता है और कहाँ पे ये फॉल्ट है। तो इस बोर्ड में क्लॉक आईसी को इनेबल सिग्नल के रूप में 3.3 वोल्ट चाहिए, जो कि दो आपका मैं दिखा पा रहा हूँ, देखिए सामने से यहाँ पे दो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और यहीं से 3.3 वोल्ट आपका लॉजिक वाइज यहाँ से जनरेट होकर के वहाँ इनेबल के रूप में पहुँचता है। तो आगे हम लोग स्कीमेटिक में डिस्कस करते हैं कि ये किस लॉजिक पे काम करता है। VR रेडी सिग्नल ये मेरा VRM IC जनरेट करेगा। अब ये सिग्नल, ये जो ट्रांजिस्टर आप देख पा रहे हैं DQ11, उसके बेस पे जाएगा, यानी इसका पिन नंबर 2 क्या है, वो मेरा बेस है। अब ये जो पिन नंबर 2 है यहाँ पे ये वोल्टेज आएगा, तो ऊपर में क्या है मेरा 3.3 पहले से मौजूद है। अब यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ही पिन नंबर 2 पे मेरा वोल्टेज आया, वो क्या करेगा, यहाँ का जो ग्राउंड है ऊपर शिफ्ट कर देगा। ऊपर शिफ्ट करने के कारण क्या होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं साफ करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जब वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि ये मेरा पिन नंबर जो 2 है यहाँ पे क्या हो गया, मेरा 0 वोल्ट हो गया। जब ये 0 वोल्ट हो गया मतलब ये भी मेरा क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर होने के कारण इस पर क्या है, यहाँ का जो ग्राउंड है वो यहाँ पे अब शिफ्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब क्या है, मेरा 0 वोल्ट है। 0 वोल्ट होने के कारण यहाँ का वोल्टेज ऊपर में शिफ्ट नहीं हो पाएगा, तो जितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा था उतना ही इधर से क्या हो जाएगा, मेरा आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका जो वैलिड कंडीशन है, यानी कि यहाँ का जो वैलिड कंडीशन है, यानी कि मेरा VRM रेडी आया तो यहाँ पे मेरा 3.3 वोल्ट जनरेट होना चाहिए था। तो उसके लिए वैलिड कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए ये जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ इसे। यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर, और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, और ये, यानी कि यहाँ पे 4 जो कंपोनेंट है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि VR रेडी सिग्नल तो मेरा पहले से आ ही रहा है। तो ये 4 जो कंपोनेंट है वही मेरा रिस्पॉन्सिबल है VRM पावर गुड को जनरेट करवाने के लिए। तो इसमें से हमने पाया कि ये जो मेन वाला है, ये 1 किलो ओम वाला, ये रजिस्टर मेरा क्या था, फॉल्टी था। इसी का वैल्यू शिफ्ट होकर के क्या चला गया था, कुछ मेगा ओम में होकर के चला गया था। हमने जो रजिस्टर मार्क किया है वो रजिस्टर ही फॉल्टी था। तो चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि वो रजिस्टर को वहाँ से चेंज करते हैं, और रजिस्टर को चेंज करने के बाद फिर से हम लोग ट्राई करते हैं कि ये मेरा बोर्ड ओके हुआ कि नहीं। तो रजिस्टर चेंज हो चुका है। अब हम लोग SMPS में करंट दे करके और फिर अब बोर्ड को ट्रिगर करते हैं। बोर्ड, जैसा कि बोर्ड ट्रिगर हो गया है और आप देख रहे हैं कि कोड भी चेंजेस हो रहा है। कोड चेंजेस होना मतलब 4-5 बार से अधिक कोड चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब डिस्प्ले बोर्ड में आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ देखिए, डिस्प्ले भी आ चुका है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं SMPS और मदरबोर्ड के जितने भी टाइप के वीडियो होता है वो सब मैं अपलोड करने वाला हूं, और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड रिपेयरिंग के वीडियो हैं वो सब आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे।